प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और 2026 में देने वाले हो अपना विज्ञान का पेपर, तो प्यारे बच्चों आज किस क्लास में देखो हम लेकर के आ गए हैं 817 डीजेड कोड वाला पेपर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो पेपर है 25 फरवरी को आप लोगों का विज्ञान का पेपर है ना। तो मैं एक वायरल पेपर लेकर के आ गया हूं, तो आप लोग इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार करो, है ना। अब यहाँ पर देखो इस पेपर को जरूर आप लोगों को तैयार करना है, क्योंकि ये मेरा 2026 वाला पेपर है ना। हमारा देखो यहाँ पर समय दिया, तब समय 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया, पूर्णांक हमारा 70 नंबर का दिया है। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, अपना नाम लिखना है। तो भाई पेपर को पूरा तैयार कर लेना। आप लोग देखो यहाँ पर जितने, अगर मान लीजिए आप लोगों ने अगर यहाँ पर 70 में 70 नंबर सही कर दिए, तो भाई आप लोग जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों का ऐसा ही स्कोर रहने वाला है ना। अब चलो मैं बात करता हूँ, ये सारे से निर्देश हैं, आप लोगों को अपने निर्देश पढ़ लेना है, इन निर्देशों को भी पढ़ लो। ये देखो सारे से निर्देश हैं। अब चलो मैं क्वेश्चंस क्यों ले चलता हूँ कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न हैं, है ना, जो कि आप लोगों को तैयार करने हैं। भाई इनको जरूर से जरूर याद करो, है ना। देखो यहाँ पर एक खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1। अब ये जो मेरे प्रश्न है उपभाग 1 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 टाइप के प्रश्न आएंगे इस पेपर में। फिजिक्स के 7 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न हमारे केमिस्ट्री के होंगे और 7 प्रश्न मेरे बायोलॉजी के होंगे। तो सारे सारे प्रश्न मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 कहता है कि हीटर का तार किसका बना होता है। प्यारे बच्चों, हीटर का तार किसका बना होता है, पेपर में मेरा 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। देखो हीटर का तार जो होता है वो मेरा नाइक्रोम का बना होता है, तो आप लोगों को नाइक्रोम को ही याद रखना है। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। अब देखो ये भी पेपर में एक ही नंबर का प्रश्न आने वाला है। ए ऑप्शन दिया किलोवाट, 1 किलोवाट, बी ऑप्शन दिया 746 वाट, सी ऑप्शन दिया 1 मेगावाट, डी ऑप्शन दिया 700 वाट। तो भाई यहाँ पर देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 700 वाट, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, तो आप लोगों को पूरा याद रखना है। अब देखो प्रश्न 3 कहता है कि वेबर जो है किस राशि का मात्रक है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि जो वेबर जो है किस राशि का मात्रक है। प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया प्रश्न 3 कह रहा है कि वेबर जो है किस राशि का मात्रक है, तो भाई वेबर किसका मात्रक है। प्रश्न नंबर 3, तो वेबर जो है किस राशि का मात्रक है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को देखो यहाँ पर मेरे 4 ऑप्शन दिए गए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो भाई बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब देखो प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 जो है मेरा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो आप लोगों को बी ऑप्शन को याद रखना है ना। पेपर में जैसे ही प्रश्न आए तो आप लोगों को बी पर क्लिक करना है। चलो अब मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक मात्रक क्या, मात्रक मापक है ना। ये देखो 1 नंबर का पेपर में आएगा। वेबर प्रति मीटर दिया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, वेबर दिया है, वेबर इंटू मीटर दिया है। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। आप देखो आगे प्रश्न नंबर 5 कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है। तो आप लोगों को याद रखना है बिजली के बल्ब में फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे हम लेकर के आ गए प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये हमसे देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 6 हमसे पूछा गया है कि अगर हम 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो भाई उसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये मेरा प्रश्न नंबर 6 कहता है। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 4/n, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है। अब चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि एक अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो मेरे पर बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि प्रश्न 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न 7 का राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर, है ना।
अच्छा, मेरी अवतल दर्पण जो होता है माइनस का होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो ये मेरा माइनस का 6 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो, है ना। तो बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर मेरे पर बच्चों आप लोग समझ लो अपना। यहाँ पर देखो उपभाग 2 दिया है हमारा, 1 नंबर वाले प्रश्न है। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है भाई। देखो अम्लीय वर्षा का पीएच मान हमारा 5.2 होता है। इसका ए ऑप्शन को याद रखेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 9 देखो यहाँ पर कह रहा है कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन है। तो विलयन कैसा होता है, 1 नंबर का पेपर में आएगा। मान लीजिए कोई विलयन है और उसका पीएच मान 3 हो गया, है ना। कोई विलयन है उसका पीएच मान 3 हो गया, तो भाई अब यहाँ पर पूछा गया है कि उसका वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा कि उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो भाई उदासीन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कह रहा है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, मतलब कि हमें उस धातु का नाम बताना है जो कि सरलता पूर्वक ऑक्सीकृत हो जाती है। तो भाई वो कौन सी धातु हो जाएगी। अब देखो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। पीटी दिया है, एजी दिया है, सीयू दिया है, एल्यूमिनियम दिया है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम को याद रखेंगे। एल्यूमिनियम यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि अगर मान लीजिए मृदु साबुन अगर हम बना रहे हैं, है ना। मान लीजिए हम मृदु साबुन बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा आवश्यक पदार्थ की आवश्यक, तो उसके लिए हमें किस पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई बताइए किस कौन सा पदार्थ में सबसे अच्छा रहेगा। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक पोटास। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो 1 नंबर वाले प्रश्न है सारे के सारे। अब चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है भाई। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सूत्र जो होता है वो C3H6 होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। C3H6 याद रखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है। मतलब कि यहाँ पर बताना है कि प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है। अब देखो ये भी प्रश्न 1 ही नंबर का आएगा। हीरा होता है कि कोयला होता है कि ग्रेफाइट होता है कि लकड़ी का कोयला होता है ना। तो प्रश्न नंबर 13 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी कि बी ऑप्शन को याद रखेंगे, ग्रेफाइट इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न। अब यहाँ से देखो आप लोगों का उपभाग 3 स्टार्ट हो जाता है। उपभाग 3 को देखेंगे, 1 नंबर का पेपर में आएगा। देखो उपभाग 3 है ना, कह रहा है कि स्तनधारियों के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। स्तनधारियों के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। तो स्तनधारियों के लार में टाइलिन पाया जाता है ना। तो आप लोगों को प्रश्न नंबर 14 का टाइलिन ही सही करना है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर कह रहा है कि अग्नाशी रस किसके पाचन में सहायक होता है। जो अग्नाशी रस जो होता है वो किसके पाचन में सहायक होता है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है कि प्रोटीन एवं वसा के पाचन में सहायक होता है कि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी गलत हैं। तो बताइए भाई कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन एवं वसा। प्रोटीन एवं वसा यानी कि सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलो मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखो यहाँ पर कह रहा है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है। तो भाई फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ जाता है। ए ऑप्शन दिया मेरा दाएं अलिंद में जाता है, बी ऑप्शन दिया बाएं अलिंद में जाता है, सी ऑप्शन दिया दाएं निलय में जाता है, डी ऑप्शन दिया है बाएं निलय में जाता है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाएं अलिंद, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। अब चलो आगे देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 17 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 17 देखो यहाँ पर कह रहा है कि भोजन पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ए ऑप्शन दिया जाइलम द्वारा, बी ऑप्शन दिया फ्लोएम द्वारा, सी ऑप्शन दिया कार्टेक्स द्वारा, डी ऑप्शन दिया मज्जा द्वारा। तो भाई कौन सा सही हो जाएगा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, 1 नंबर का आएगा। तो भाई याद रखना है यकृत द्वारा होता है। अब देखो प्रश्न नंबर 19 कि जठर रस का श्रावण कहाँ से होता है। जठर रस श्रावित होता है, कहाँ से श्रावित होता है, 1 नंबर का आएगा। अग्नाशय से श्रावित होता है कि पित्ताशय से श्रावित होता है कि आमाशय से श्रावित होता है कि यकृत से श्रावित होता है। तो प्यारे बच्चों जठर रस जो होता है वो आप लोगों का पित्ताशय से श्रावित होता है, यानी कि इसका 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 20 देखो। प्रश्न नंबर 20 देखो यहाँ पर कह रहा है कि पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है ना। तो पाचन के क्षेत्र में अगर हम
पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ जो एंजाइम मिल जाता है उसको हम क्या कहेंगे? पेप्सिन कहते हैं कि सेलुलोज कहते हैं कि रोमाइलेज कहते हैं कि ट्रिप्सिन कहते हैं? तो भाई प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रोमाइलेज, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही करेंगे। अब देखो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को और भी प्रश्न बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना? ये देखो सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो अब यहाँ से मेरा वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। वर्णनात्मक प्रश्न जो होते हैं मेरे 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न भी आएगा पेपर में, तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, है ना? अब चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आप लोग इन सारे के सारे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट कर लो। सबसे पहले देखो मेरे यहाँ से उपभाग 1 पूछा जाएगा। उपभाग 1 में देखो एक प्रश्न ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये मेरे चारों के चारों प्रश्न है, 4-4 नंबर वाले प्रश्न है ना? और फिर इसका जो मेरा जो अगला जो प्रश्न है ये वाला कहाँ गया, ये वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो 6 नंबर का आएगा, फिर अथवा करके दिया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए, है ना? तो इतना आप लोगों का बन जाता है। तो ये मेरा 6 नंबर का आएगा। इसके बाद आप लोग इधर भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उपभाग 2 को भी देख लो। उपभाग 2 देखो यहाँ पर कह रहा है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि, केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो भाई 4 नंबर का आएगा पेपर में। प्रश्न नंबर 6 देखो यहाँ पर कह रहा है कि जिंक धातु के सल्फाइड एस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो भाई 4 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा, है ना? तो इतना आप लोग समझ लीजिए। अब देखो आगे देखो प्रश्न नंबर 7 देखो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसके आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखो। तो भाई लिखना है अथवा करके आएगा, है ना? 6 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद मेरा लास्ट वाला बन जाता है। ये भी देखो एसिटिक अम्ल की 3 गुण लिखिए और इधर स्क्रीनशॉट कर लो। तो ये मेरा था पेपर, है ना? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पूरा पेपर समझ लिया होगा। तो मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।